शो करवा देना, फिर हम पढ़ते हैं। अभी जो एक दो स्टूडेंट रह गए उन्हें भी कर लें, कॉल में ले लें, ताकि बार बार वो जरा चाहिए पहले इसको इन दोनों के साथ जरा देते हैं। जैसे हम 6 एक बार 6 2 एक बार माइक बंद कर लें। 6-3 बार माइक बंद कर लें। अच्छा जी। अच्छा, मैं आप लोगों का ना थोड़ा सा आप लोगों को इसके मतलब बता देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। हमने इसकी बायोग्राफी पढ़ ली थी। अब अगर इसको मैं ना सिंपल के जी ये इतने नोट्स, ये जितने भी मैंने पेजेस आगे लेके आया हूँ, इन सबको अगर आपने शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि मैं आपको एक और चीज़ शो करवाता हूँ, उसके ज़रिए आपको बात समझ में आ जाएगी। होपफुली स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर, हो रही है। अच्छा जी, इसको आप ज़रा देखें। यहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस। अब होनी ने जो न्यूरोसिस की एक वजह बयान की थी ना, उसने साइकोएनालिसिस जो उस वक्त के यानी कि साइकोएनालिसिस वालों ने बताया था, उनसे मुख्तलिफ होकर उसने बताया। इसका ये मानना था कि जी, जैसे कि फ्राइड ने कहा था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और इसके अलावा जो भी यानी कि कुछ डायनामिक्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो हमें न्यूरोसिस की तरफ लेके जाते हैं। ये किसका माइक ऑन है? ये किसका माइक जो है वो अनम्यूट नहीं हो रहा? म्यूट पे लगा लें प्लीज। अब इसने कहा हर एक्सपेंसिव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट लेड हर टू कंपाइल अ डिटेल थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस। अब इसका इस चीज़ में दिलचस्पी ये रखती थी कि इसके पास एक मुकम्मल न्यूरोसिस की है ना स्टोरी या थ्योरी नज़रिया हो कि आखिर न्यूरोसिस होता कैसे है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यूरोसिस का बाइस बन रहे होते हैं, विद डाटा फ्रॉम द पेशेंट। इसने डाटा हासिल किया वो से मरीजों से जिनको न्यूरोसिस था, और उनकी जो बताई गई बातें थी उनकी बातों की रोशनी में इसने अपना एक नज़रिया दिया। होनी का ये मानना था न्यूरोसिस जो है ना वो एक लगातार अमल है, यानी कि रुकने वाला अमल नहीं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब न्यूरोसिस कॉमनली अकरिंग sporadically in one's lifetime।
ये ज़िंदगी में एक मर्तबा आम तौर पर ज़रूर होता है। दिस वाज़ इन कंट्रास्ट टू द ओपिनियन ऑफ हर contemporaries who believe neurosis was like more severe mental conditions। तो ये इसका ये भी मानना था कि जो यानी कि कमेंट अब इनको भी ऐड कर लें जो 3-4 दिस वाज इन कंट्रास्ट। ये उस नज़रिए के बिल्कुल बरअक्स था जो ये मानते थे कि न्यूरोसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल कंडीशन है, क्योंकि इसका ये मानना था कि ये हर बंदे को लाइफ में एक मर्तबा तो ज़रूर होता है। अब इसने कहा नेगेटिव मेल फंक्शन ऑफ द माइंड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इसका ये मानना था कि जब भी माहौल में कोई एक्सटर्नल माहौल में कोई स्टिमुलस होगा ना, तो उस पे जो हमारा माइंड जो है वो फंक्शनिंग करेगा, वो हमेशा नेगेटिव करेगा न्यूरोसिस में, सच एज bereavement, divorce, नेगेटिव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। बलोगत में हो या बचपन में अगर कुछ मनफी हुआ हो, मनफी तजर्बात का सामना करना पड़ा हो, इसी तरह तलाक हो गई हो या कोई आपस में जो प्यार मोहब्बत वगैरह वो ख़त्म हो गया हो, दिस हैज़ बीन डिबेटेड वाइडली द कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट। ये उस वक्त के साइकोलॉजिस्ट का मानना था। अब इसने फर्दर कहा कि जी फ्राइड का ये मानना था कि फ्राइड कहता है कि अक्सर जो बीमारी होती है ना या मेंटल डिसऑर्डर होता है, कुछ डायनामिक्स होते हैं उनकी वजह से होता है या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से होता है। लेकिन इसका ये मानना था कि जो हमारा एक इनफरादी बंदे के तजर्बे होते हैं, जो माशी तजर्बे होते हैं और इसके साथ साथ जो सकाफती तजर्बे होते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं कि एक बंदे की शख्सियत कैसी बनेगी जब वो बलूगत में जाएगा। Only believe these stimuli to be less important। अब उस वक्त के लोग कहते थे कि बाहर एक स्टिमुलस हो माहौल में, उस पे हम नेगेटिवली जो है रिस्पॉन्स देते हैं, वो सारा वजह बनता है डिसऑर्डर्स की, या चाइल्डहुड या अडल्टहुड में डोर्सन में अगर हमारे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए या डाइवोर्स वगैरह हो जाए, तो वो वजह बनती है न्यूरोसिस की। लेकिन होनी का ये मानना था कि ये जो स्टिमुलस होते हैं ना ये इतने ज़्यादा अहम नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सिर्फ उन स्टिमुलस की निस्बत जो कि चाइल्डहुड में हुए हैं। दो चीज़ों पे इन दोनों की जो कॉमनैलिटी आ गई कि दोनों ही एक बात पे एग्री हो गए, वो कौन सी चीज़ थी कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक चीज़ इनकी ये हो गई। Rather, she placed significant emphasis on prenatal interference towards the child, believing that अब वो कह रहा है जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है कि वो माँ बाप किस तरह से बच्चों को डील कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा किसी बंदे की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। जैसे कि हमने कल इसकी स्टोरी भी पूरी पढ़ी, जर्मनी में पैदा हुए वालिद एक यानी कि जो कश्ती चलाने वाले थे, और वालिद और भाई जो है अगेंस्ट थे इसके कि जी ये तलीम हासिल ना करे, और वालदा सौतेली और उनके आगे से फर्दर हर एक कन्फ्लिक्ट थे, ना माँ की तरफ से प्यार मिला ना बाप की तरफ से। अब इसके कहने का मकसद भी उसी कंटेंट में है कि इसके माँ बाप ने इसको प्यार नहीं किया था, उसकी वजह से बड़े हो गए, इसके ने तलाक भी ले ली, ये सब कुछ इसके साथ हुआ। इसने इधर भी यही कहा, शी प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट एम्फसाइज ऑन पेरेंटल indifference towards the child, believing that a child perception of the event एज अपोज द परसेप्शन ऑफ इंटेंशन। अब पेरेंट्स जो जिस तरीके से सोच रहे हो सकता है बच्चे की इंटेंशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसे सोचे जैसे एक बच्चा सोच रहा है। इज़ द की टू अंडरस्टैंड अ पर्सन न्यूरोसिस। ये एक की एलिमेंट है कि हम बंदे के न्यूरोसिस को, एक मरीज के न्यूरोसिस को समझ सकते हैं अगर हम इन दो चीज़ों को समझें कि इसके माँ बाप के साथ इसके तल्लुकात कैसे हैं, वो किस हद तक इसके असरअंदाज हुए हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे, आपको न्यूरोसिस समझ आया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि न्यूरोसिस तब होता है जब एंग्जाइटी होती है, जब माँ बाप का बच्चों के साथ रवैया ठीक ना हो तो बच्चे में एक सेंस एंग्जाइटी की डेवलप होना शुरू हो जाती है जो कि लीड कर रही होती है न्यूरोसिस को। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अ चाइल्ड माइट फील अ लेक ऑफ वार्मथ। एक बच्चे को
यानी कि मोहब्बत नहीं मिल रही, वो जोश नहीं, वो वर्बला, वो प्यार मोहब्बत माँ बाप की तरफ से नहीं मिल रही। शुड अ पेरेंट्स मेक फन टू द चाइल्ड फीलिंग, तो वो क्या माँ बाप कर रहे हैं, उस बच्चे के एहसास के साथ मजाक कर रहे हैं। द पेरेंट में आल्सो कैजुअली निगलेक्ट टू फुलफिल द प्रोमिस, और माँ बाप उस वक्त जितने उसने प्रोमिस किए होते हैं कि वो बच्चों का ख्याल रखेंगे, वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं, विच इन टर्न कुड हैव अ डिटर्मिनेंट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, जो कि बुनियादी असर छोड़ता है बच्चे की मेंटल स्टेट पे, बच्चे की जहनी कंडीशन पे वो बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा ना, इसका टू द पॉइंट अगर हम बात करें, तो इसने पहले कंटेम्प्रेरी जो साइकोलॉजी, जो उस वक्त से में साइकोलॉजिस्ट होते हैं जैसे के साइकोएनालिसिस वाले, उन चीज़ों का ज़िक्र किया कि उनका किया कि जी वो ये कहते हैं माहौल की वजह से या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि इसका मानना है स्टिमुला इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो पेरेंट्स का इफेक्ट होता है ना वो ज़्यादा होता है, कि वो बच्चे की एक ज़िंदगी को एक तमीरी भी बना सकते हैं, उसकी शख्सियत को, और तखरीबी भी बना सकते हैं। और जब माँ बाप जो है बच्चे के साथ किया हुआ प्रॉमिस को सही तरह से फुलफिल ना कर सके, तो इससे बच्चे की ज़हनी हालत पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। समझ आ गई अभी तक जितना मैंने बताया है? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर। हाँ जी। हेलो, जी सर, बोले। मैंने कहा समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। उसके बाद आ गया इसके जो अपने एक्सपीरियंस है, फ्रॉम हर एक्सपीरियंस एज अ साइकेट्रिस्ट, जो इसने साइकेट्रिस्ट फ्रॉम हर एक्सपीरियंस एज अ साइकेट्रिस्ट के तौर पे जो इसने खुद एक्सपीरियंस किए थे, होनी नेम 10 पैटर्न ऑफ न्यूरोटिक नीड। इसने कहा कि जो इस तरह जिन बंदों को न्यूरोसिस हुआ होता है ना, उनकी 10 बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो न्यूरोटिक नीड इसने उसको नाम दिया। दीज 10 नीड आर बेस्ड अपॉन द थिंग्स, ये इन चीज़ों पर मुनहसर होती है, विच शी थॉट ऑल ह्यूमन रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ, जिसमें हर इंसान जो है उसकी ज़रूरत होती है तो वो इसमें कामयाबी हासिल करे। होनी मॉडिफाइड दीज नीड, होनी ने इन ज़रूरियात को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, समवट टू कोरिस्पॉन्ड विद व्हाट शी बिलीव्ड वर इंडिविजुअल न्यूरोसिस। इस तरीके से इसने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जिस तरीके से उसको लगता था कि एक इंडिविजुअल के न्यूरोसिस में जाने की वजूहात ये है, क्योंकि इसने पेशेंट से डाटा लिया था तो उसकी बेस पे इसने कुछ यानी कि ना उसको मॉडिफाई किया। A neurotic person could theoretically exhibit all of these needs। अब theoretically है ना, वो उसने अपने अंदर छुपाई होती हैं ये सारी जो नीड्स होती हैं। थ्रू इन प्रैक्टिस मच फ्यूअर देन, इसमें से वो कुछ की प्रैक्टिस कर रहा होता है, देन द 10, बजाय इसके कि 10 के 10 की, सिर्फ इनमें से कुछ 3 4 5 की वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। need to be present for a person to be considered a neurotic, जिनमें ये वाली ज़रूरियात पाई जाती हैं उन पर्सन को हम कह सकते हैं कि ये न्यूरोटिक है। वो 10 न्यूरोटिक नीड्स कौन सी है? द 10 न्यूरोटिक नीड्स एज सेट आउट बाय होनी, ये होनी की तरफ से बनाई गई थी, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कोपिंग स्ट्रेटजी या डिफेंस मैकेनिज्म का हम नाम दे सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स पीपल, कंप्लाइंस की तरफ वो जाते हैं। अब फर्स्ट वाली क्या है? कंप्लाइंस। इसकी में ये 10 बेसिक नीड्स थी, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी का नाम इन्होंने कंप्लाइंस रखा था, दूसरी का अग्रेशन रखा था, तीसरी का विड्रॉल रखा था। कंप्लाइंस के अंदर 4 नीड्स आती हैं, अग्रेशन के अंदर 2 नीड्स आती हैं, और विड्रॉल के अंदर 4 नीड्स आती हैं। अब फर्स्ट वाली कंप्लायंस की नीड कौन सी है? मूविंग टूवर्ड्स पीपल, यानी कि लोगों की तरफ ये लोग जाते हैं। द नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल, इनको ज़रूरत होती है कि लोग इनको मोहब्बत से मिलें, इनको प्रूव करें कि जी आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इनकी तारीफ करें और इन्हें पसंद करें। पहली नीड ये है। दूसरी नीड इनमें कौन से थे? द नीड फॉर अ पार्टनर, इनको एक साथी की तलाश होती है। वन हुम दे कैन लव,
जो इससे प्यार कर सके, एंड हु विल सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, जो इनके सारे मसाइल हल कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया थर्ड। थर्ड में आ गया द नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन। जैसे हमने पढ़ा है कि इसने कहा इनफरादी, माशरती और सकाफती जो तजर्बात होते हैं वो इंसान की शख्सियत बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। अब सोशल की बात आ गई है तो इसका मतलब माशरती आ गया। द नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन। अब वो कह रहे हैं कि इन्हें अपनी माशरे में जान पहचान की ज़रूरत होती है, कि ये चाहते हैं कि सारे माशरे में इनको जाना जाए। द नीड फॉर पर्सनल एडमायरेशन फॉर बोथ इनर एंड आउटर क्वालिटी। अब इनको अपनी ही ज़ाती ज़रूरत होती है, एडमायर की ज़रूरत होती है कि जी जो भी इनकी ज़ाती इनर या आउटर क्वालिटीज़ है ना, ये उसको वैल्यू दें। ये नहीं कि मैं कमतर हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता या दूसरे लोग मुझसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए ये अपने आप को भी वैल्यू दें। मूविंग अगेंस्ट पीपल। अब सेकंड कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? मूविंग अगेंस्ट पीपल। पहले लोगों की तरफ के ये फोन, उसमें फोन नीड्स थी। अब लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, ये दो नीड्स होती हैं। इसमें कौन सी है? द नीड फॉर पावर। ये चाहते हैं कि सारी ताकत इनके पास आ जाए। दे अबिलिटी द एबिलिटी टू बेंड विल्स। ये जो भी यानी कि इनकी अपनी ख्वाहिशात हों, इनमें ये सलाहियत हो कि वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल हासिल कर ले, दूसरों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले, दूसरे जो कामयाब हो रहे हैं उनकी कामयाबियों पे कंट्रोल हासिल कर ले। वाइल मोस्ट पर्सन सीक स्ट्रेंथ। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ताकत हासिल करना चाहते हैं। द न्यूरोटिक में बी डेस्परेट फॉर इट। अब न्यूरोटिक जो होते हैं ना, वो इससे भाग जाते हैं, वो इन चीज़ों से बचना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। द नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स टू गेट द बेटर ऑफ देम। अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो मैनिपुलेटिव वैसे होते नहीं, जैसे बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेश करना शुरू कर देते हैं। फोस्टरिंग द बिलीफ दैट पीपल आर देयर सिंपली टू बी यूज्ड। और इसी उनका ये यकीन बन जाता है कि लोग जो होते हैं सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। अब इसमें उधर अगेंस्ट था, अब उधर से दूर होना लोगों से। उसमें नफरत सिर्फ शो करवाई गई है इससे ऊपर वाले में। अब लोगों से दूर होना। द नीड फॉर पर्सनल अचीवमेंट। इन्हें अपनी जो कामयाबी है ज़ाती, उनकी ज़रूरत होती है। ट्रू virtually all persons wish to make achievements. As with number three, the neurotic may be desperate for achievement. ये इनमें बहुत ज़्यादा एक है ना जुस्तजू होती है कि वो कामयाबियाँ हासिल करें। द नीड फॉर सेल्फ सफिशेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि ये आज़ादाना तौर पे रहें और सेल्फ सफिशिएंट हो या खुद ही यानी कि वो इतने काबिल हो जाए। वाइल मोस्ट डिज़ायर सम ऑटोनॉमी। जबकि कुछ जो होते हैं वो ऑटोनॉमी को हासिल करना चाहते हैं। द न्यूरोटिक में सिंपली विश टू डिस्कार्ड द अदर इंडिविजुअल इंटायरली। दूसरे जितने लोग हैं ना, इनकी ये ख्वाहिश होती है उन सबको डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द नीड फॉर परफेक्शन। ये बेहतर से बेहतर बनने की ज़रूरत को फील करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं? वाइल मे आर ड्राइवन टू परफेक्ट। जब ये अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की जस्तजू में लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल बीइंग, द न्यूरोटिक में डिस्प्ले अ फियर ऑफ बीइंग स्लाइटली फ्लैब। अब वो इसमें जो न्यूरोटिक होगा वो हल्का फुल्का सा इसमें डर खौफ जो है वो महसूस करवाएगा। आखिरी जो नीड है, द नीड ऑफ रेस्ट्रिक्ट लाइफ प्रैक्टिस। ये जो अपनी सरगर्मियाँ उनको महदूद कर लेते हैं। टू विद इन नैरो बॉर्डर। अपने गिर्द एक बॉर्डर बना लेते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं करना है या इससे बाहर नहीं जाना। टू लिव एज इनकॉन्सिपिशियस अ लाइफ एज पॉसिबल। जितनी मुमकिन हो सकती है उतना ये ज़िंदगी को इनकॉन्सिपिशियस वे में गुजारना पसंद करते हैं। अब इसी को जो 10 हमने पढ़ी हैं, इनको अगर हम देखें कि जी मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करें,
तो वो 3 कैटेगरीज़ कौन-कौन सी होंगी? कंप्लायंस होगा, अग्रेसिव होंगे और विथड्रॉल होंगे। विथड्रॉल का मतलब अब कंप्लायंस की तरफ आ जाते हैं। पहले तो इन्हें ज़रूरत होती है कि ये दूसरों के साथ मिल के चलें। नीड्स 1, किसी 1 या 2 या 3 लोगों की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की ज़रूरत होती है, अप्रूवल जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब इस सारी कैटेगरी में वो यही कहा है कि इन चीज़ों को हासिल करने के लिए वो लोगों की तरफ अपना रुजू करता है। लोगों से वो सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करता है। और इस ये जो कैटेगरी है ना, दिस कैटेगरी इज़ सीन एज़ अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग, यानी कि भई ये ग्रुप को मुस्लिम ग्रुप को जाके जॉइन करता है, सबमिटिंग करता है। और इसके अलावा होनी का ये भी मानना था कि चिल्ड्रन जो उन होनी थ्योरी चिल्ड्रन फेसिंग डिफिकल्टी विद पेरेंट्स ऑफन यूज द दिस स्ट्रेटजी। अब जिनके माँ बाप जो हैं उनके साथ जिन बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते और उन्हें मुश्किलात होती है उनका सामना करने में, वो लोग अक्सर दूसरे लोगों की मदद के लिए चले जाते हैं। इनमें क्या होता है? फ़ियर ऑफ हेल्पलेसनेस होता है, एम्बॉरमेंट होता है, अकर फिनोमिना होनी रेफर्स टू बेसिक एंग्जायटी। इस सारी चीज़ों को जो ये अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं या एम्बॉरमेंट महसूस करते हैं, इस सारे अमल को उसने एंग्जायटी का नाम दिया कि ये बेसिकली होती क्या है? एंग्जायटी होती है। दूध विद इन द कंप्लायंस कैटेगरी टेंड टू एग्जिस्ट अ नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि लोग उसको अप्रूव करें, पीयर ग्रुप उससे मोहब्बत करें। दे में आल्सो सीक आउट अ पार्टनर, वो ऐसे बंदे की भी तलाश में होते हैं ये जो कि इसको कॉन्फिडेंस समबॉडी टू confide in, fostering fostering the belief that in turn all of life problems would be solved by a new job। और अब वो उसे ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसको एक तो रहनुमाई उसकी करे और उसके जितने भी मसले हैं उनमें उसकी जुर्रत बढ़ाए कि जी सारे मसले ज़िंदगी, कोई मसला ऐसा नहीं है ज़िंदगी का जो हल ना हो सके, इसलिए तुम कोशिश करो। अ लैक ऑफ डिमांड एंड डिज़ायर फॉर इनकॉन्स्पिशियसनेस बोथ अकर इन दीज इंडिविजुअल। अब इनमें डिमांड और डिज़ायर की जो होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अग्रेसिवनेस। अब नीड फॉर थ्रू एट, यानी कि इसमें क्या है, हमें 8 चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें आपका एक्सप्लॉइट अदर, सोशल रिकॉग्निशन, पर्सनल एडमिरेशन, पर्सनल अचीवमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी वर सिमुलेटेड इनटू द एक्सपेंशन कैटेगरी। आल्सो कार द मूविंग अगेंस्ट पीपल, ये हमें किस तरफ को लेके जाती है? लोगों के खिलाफ करने की तरफ ले जाती है। और इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं इस कैटेगरी और जो बड़े होते हैं जो इस कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं, वो हमेशा जो है वो गुस्सा वगैरह शो करवाते हैं और जारहाना उनका रवैया होता है, उनकी बात भी जारहाना होती है। और इनको पावर की है यानी कि पावर की ज़रूरत होती है और ये दूसरों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते होते हैं और अपने आप को मेंटेन रखते हैं और मैनिपुलेटिव बन के अपनी उन क्वालिटीज़ को बताते हैं जो कि उनमें बेशक मौजूद ना हो, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें पर्सनल एडमायरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये इनका सोशल सर्कल, जो इनका सोशल सर्कल है ना, उनकी तरफ से सारे इनको जाने के हाँ ये बंदा बहुत यानी कि गुस्से वाला है या दबदबे वाला है, इस तरह की इन चीज़ों को ही इन्हें ज़रूरत होती है। द करेक्टरिस्टिक्स कंप्राइज एक्सपेंसिव न्यूरोटिक टाइप, इस तरह के जो फीचर रखते हैं ये भी एक्सपेंसिव न्यूरोटिक टाइप से। एक्सपेंसिव टाइप आल्सो टेंड टू कीप पीपल अराउंड देम, इन इस तरह के लोग जो होते हैं ना एक्सपेंसिव का, ये चाहते हैं कि लोग इनके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद हों, इन्हें कहें कि हाँ जी ये मोहल्ले का चौधरी है, इस तरह। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ दे ओनली केयर अबाउट देयर वांट्स एंड नीड्स, ये सिर्फ दूसरी तरफ क्या होगा, ये लोगों की केयर नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशों और अपनी चाहतों की केयर करेंगे। दे वुड डू वट एवर दे कैन टू सेटिस्फाई देयर नीड, ये हर वो काम करेंगे जिससे इनकी ज़रूरियात पूरी हों, ये मुतमिन हों, चाहे वो गलत ही क्यों ना। एंड वुड डिजिस्ट फ्रॉम हर्टिंग एनीवन, इसके लिए वो किसी को भी कत्ल कर सकते हैं
नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिटैचमेंट विड्रॉल। नीड 9 थ्रू 10, 9 से 10 के दरमियान आर असिमिलेटेड इनटू द डिटैचमेंट कैटेगरी। इसको हम डिटैचमेंट कैटेगरी में रखते हैं। आल्सो कॉल्ड द मूविंग अवे फ्रॉम द रिजाइनिंग सॉल्यूशन और डिटैच्ड पर्सनैलिटी। अब वो कह रहे हैं कि इसका काम क्या है, जो इसने एक सॉल्यूशन निकाला है उससे हट जाना, उसे छोड़ जाना, या किसी जो अपनी शख्सियत है जो इसके साथ जुड़ी हुई है उसको छोड़ जाना। जैसे एक नशे का बंदा है, उसकी शख्सियत है कि वो नशे, ये तो वो विड्रॉल कर जाता है, वो ये काम का सारे छोड़ जाता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट है। एज नीदर एक्सप्रेशन एग्रेशन नॉर कंप्लाइंस हो पेरेंटल इंडिफरेंस। अब ये अग्रेशन के ज़रिए या कंप्लाइंस के ज़रिए पेरेंटल डिफरेंस को जो है इंडिफरेंस जो है वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। होली रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन माइट सिंपली ट्राई टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। वो सेल्फ सफिशिएंट बच्चे, इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। द विड्रॉइंग न्यूरोटिक में रिगार्ड अदर। अब जो इससे विड्रॉल कर जाते हैं वो दूसरों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इज ए नॉन अग्रेसिव मैनर रिगार्डिंग सोलिट्यूड एंड इंडिपेंडेंसी एज द वे फोर्थ। और ये अपनी जाति को मनाते हैं। दस उसके बाद आ जाता है दस stringent needs for perfection comprise and other part of this category। अब इसी कैटेगरी का एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट नीड्स। इसमें क्या होता है कि दूध विद ड्राइंग में स्ट्राइव फॉर परफेक्शन अबव ऑल एल्स। वो परफेक्शन की कोशिश में लग जाते हैं जो इधर से विड्रॉल करते हैं। टू द पॉइंट वेयर बीइंग फ्लॉड इज अटली अनएक्सेप्टेबल और एवरीथिंग द डिटैच्ड type doesn't must be unsellable and refined. They suppress or deny all feelings towards other, particularly love and hate। अब वो कह रहा है कि वो अगर नफरत भी करते हैं या मोहब्बत भी करते हैं, वो इस तरह की सारी जो एहसास हैं उनको डिनाई करना शुरू कर देते हैं। वो टोटली ऑपोजिट यानी कि अपना बिहेव करना शुरू। अगर किसी से नफरत कर रहे हैं तो वो उसको विड्रॉ कर देंगे और डिनाई करेंगे, नहीं मैं तो नहीं किसी से भी नफरत करता, ये उसका फेल है अपना, मैंने ये काम छोड़ दिया। इस तरह की बातें यानी कि डिनाई पर स्टेज में अगर लव कर रहे हैं तो लव को भी डिनाई करना वो शुरू कर देते हैं। Only delves into a detailed explanation of the above need or and their corresponding neurotic solution। उसने नीड्स भी बताई, आगे उनके सॉल्यूशंस भी बताएं, न्यूरोसिस एंड ह्यूमन ग्रोथ। अब एक मैं आपको डायग्राम शो करवाता हूँ, एक मिनट। ये वाली शो हो रही है आप लोगों को ये? नहीं सर। नहीं शो हो रही? नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि ना शो हो? नो सर। एक मिनट में करता हूँ इसको कुछ। अब शो हुई है? पिक शो हुई है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं हुई। मैं उधर से वापस आ गया दोबारा शो। स्क्रीन शो
हाँ जी, अब हुई है। यस जी सर सर। अभी। हाँ जी जी। सर होगी है। अब इस पिक को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको पूरी स्टोरी, पूरी कहानी का ना इल्म हो जाएगा कि एक्चुअल में ये लोग कहना क्या चाहते हैं, फ्राइड का और इसका इख्तिलाफ क्यों था। अब इसने कहा है कि होनी का ये मानना था, बिलीव चाइल्डहुड सोशल टेंशन क्रूशियल फॉर पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, कि बच्चे के जो माशरती तल्लुका, माशरती टेंशन होती है ना शख्सियत को बनाने में, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। चाइल्डहुड सोशल टेंशन, बचपन में जो माशरती, जो उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है ना, वो बंदे की शख्सियत को बनाने में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। एक तो ये वाली बात। दूसरा, said childhood anxiety caused by a dependent child, a sense of helplessness and triggers our desire for love and security। अब उसने ये भी कहा कि जो चाइल्डहुड एंग्जाइटी होती है ना, वो वजह बनती है क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, उसके अंदर एक सेंस होती है कि वो कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेसनेस होती है। ट्रिगर आवर वो उस वक्त बढ़ जाती है जब वो लव और सिक्योरिटी की उसे ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं एक बच्चे की पर्सनैलिटी पर। अब तीसरा इसका पॉइंट था, काउंटर्ड अजम्पशन डेट वुमेन हैव अ वीक। ये इसने इस चीज़ पे यानी कि बहस की कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो औरतें हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो इसने आके कहा, सुपर ईगो एंड सफर पर पेनिस एंड एनवे। अब फ्राइड ने पेनिस और एनवे का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि फीमेल इस वजह से अपने आप को कमतर फील करती है क्योंकि पेनिस की वजह से। लेकिन उसमें वजूहात क्या है कि होनी का ये कहना था कि ये वजह नहीं होती। एक्चुअल में जब बचपन में बेटी औरत को है ना उस तरीके से डील नहीं किया जाता ना, माशरती तौर पे सही तरीके से या माँ बाप की तरफ से या सकाफती तौर पे, ये चीज़ें इम्पैक्ट असर में डाल रही होती हैं। इसने काउंटर किया था उसके इस नज़रिए को। इसमें कॉमनैलिटी किन चीज़ों पे थी, यानी कि उसका इड ईगो सुपर ईगो इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस शेपिंग ऑफ पर्सनैलिटी इन चाइल्डहुड, कि ये वाली चीज़ ठीक है कि इड ईगो सुपर ईगो इम्पोर्टेंट है ऑफ अनकॉन्शियस के लिए। शेपिंग ऑफ पर्सनैलिटी इन चाइल्डहुड के शख्सियत बनती है बचपन में, ये दोनों ही इस चीज़ से एग्री कर रहे थे। तीसरी बात क्या थी कि जी डायनामिक्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म, के जी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। इसने भी, होनी ने भी कुछ है ना 10 डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसका भी यही मानना था कि हाँ जी ऐसे ही होता है। इन चीज़ों पे इनका आपस में जो था वो ताउन था और एग्रीमेंट था। लेकिन फ्राइड का क्या कहना था, बिलीव दैट चाइल्डहुड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, होनी ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं किया। होनी ने इस चीज़ पे बिलीव किया कि चाइल्डहुड सोशल टेंशन वो अहम कंसीडर की है। इसने चाइल्डहुड सेक्सुअल एक्सपीरियंस को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अहम की कहा था। प्लेस मोर इम्फिसाइज ऑन द अनकॉन्शियस माइंड एंड डिजायर इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। अब इसने कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड और जो डिजायर होती है ना, वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। जबकि उसने कहा था कि एंग्जाइटी की वजह से ऐसा होता है कि बंदा दूसरे पे इंहिसार कर रहा होता है और वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा होता है। लव और सिक्योरिटी हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करता है। जबकि उसका कहना था, फ्राइड का, कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है शख्सियत का। अब उसमें थर्ड फ्राइड का ये कहना था, बाइस्ड अगेंस्ट फीमेल, ये फीमेल्स के अगेंस्ट था फ्राइड। बिलीव डेट दे सफर्ड फ्रॉम पेनिस एंड एनवे, इसने वो ही यानी कि वो वाले जो इसका कंसेप्ट था वो उस पर बात की। एंड हैड अ वीकर सुपर ईगो, और ये कहा था इनकी सुपर ईगो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। जबकि फ्राइड ने ये कहा था और होनी ने कहा था कि इनकी सुपर ईगो जो है वो वीक, वुमेन हैव वीक सुपर ईगो एंड सफर। इस कॉन्सेप्ट के उसने डिसएग्री किया था और कहा था ऐसा नहीं है, बल्कि जो फीमेल है उनकी सुपर ईगो भी हाई होती है और पेनिस और एनवे की वजह से नहीं वो कमतर फील करती, बल्कि इस वजह से फील करती है क्योंकि उनके साथ सही तरीके से बचपन में ही सलूक नहीं किया जाता क्योंकि वो लड़कियां हैं। समझ आ गई है?
बोलें, समझ आई क्या नहीं? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बोलो तो सर। सही। जी सर, आगे। अच्छा, जितना अभी पढ़ा है ना, इसको आप बेशक उधर से नेट से ले लीजिएगा, ठीक है। ये विकिपीडिया के ऊपर ही यानी कि डिटेल दी यानी कि इस बुक के अंदर भी यही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। तो अगर हम उसको यानी कि शॉर्ट करने बैठ जाते या पढ़ने रीडिंग करने बैठ जाते, तो वो फिर मसला बनना था कि जी हमने कवर नहीं होना था, वो तकरीबन 4-5 दिन का गेम थी। तो आप बेशक इसको डायरेक्ट वहीं से ले लें और पिक भी ये वाली ले लें, बात वही है, क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते। बाकी रह गई बात कि जी न्यूरोटिक वालों के लिए किस तरह वो अपने आप की मदद करते हैं, वो वाली जो चीज़ें हैं डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, और साथ ही असेसमेंट और थेरेपी वगैरह इसकी पढ़ के ना इसको ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक हो गया? मिल जाएगा आप सबको जी के लिंक सेंड कर दूं? जी सर, मिल जाएगा, हमने सब्सक्राइब कर लिया था। हाँ बस ठीक है। तो अब आप लोग ना इसको पढ़ के देख लें, पढ़ने के बाद फिर है ना मैं नेक्स्ट दोबारा कॉल करूँगा। सर जी और लिंक भी सेंड कर दें। लिंक भी किसका, जो जहाँ से पढ़ाया है या इस जी, क्लास का? जो आप बता रहे हैं कि जहाँ से लेना है आपने वहां से। अच्छा, यूट्यूब का दिया हुआ है सर ने, ग्रुप में चेक करना। ये एक मिनट। ये आप उसका सिंपल कैरर होने लिखेंगे ना, तो ऊपर ही आ जाता है सबसे पहले विकिपीडिया वाला। अगर आप कहते तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कंट्रोल सी